हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिकम एसएससीएन में। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी के अपने अगले टॉपिक के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है भाषा संबंधी उपबंध, आपातकाल क्या होता है, साथ ही साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र हैं, एरियाज़ हैं, वो क्या होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर डे 8 होगा। और जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था, 10 डेज़ में हम पॉलिटी को पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो डे 8 को हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, डे 9 में हम ये टॉपिक कवर करेंगे और डे 10 में हम जो बचे हुए टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे। तो इस प्रकार से 10 डेज़ में हमारी पॉलिटी पूरी तरीके से यहाँ पर कवर हो जाएगी। फिर हम जीके के अगले सेगमेंट में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के जो हमारे टॉपिक हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम जो भी इन टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन फिर हम क्वेश्चन करेंगे और सभी क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है, हाई लेवल क्वेश्चन है, जो कि पीसीएस लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पर रखे गए हैं। तो थ्योरी हम डिस्कस करेंगे, साथ में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पूरा ऑल ओवर जो टॉपिक है वो हमें अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले भाषा संबंधी जो उपबंध हैं हमारे संविधान में दिए गए उनके बारे में देखते हैं। तो देखिए, भाषा की जो बात है वो किस यानी कि संविधान में किस भाग में, किस अनुच्छेद में बताई गई है। तो भाग जो 17 है ये आपका रिलेटेड है लैंग्वेज से। तो कभी भी आपसे पूछा जाए भाषा से रिलेटेड जो हमारा पार्ट है वो कौन सा है, तो ये है पार्ट 17, यानी भाग 17 में लैंग्वेज से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो दी गई हैं कि राज्य की भाषा क्या होगी, संघ की भाषा क्या होगी, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की भाषा क्या होगी। यानी भाषा से जुड़े हुए जितने भी आपके अलग अलग चीज़ें हैं वो सभी आपकी यहाँ पर दी हुई है। और आर्टिकल 343 से 351, तो ये जो आपके 9 आर्टिकल हैं, यानी आर्टिकल 343 से 351 तक जितने भी आपके आर्टिकल हैं सभी भाषा से रिलेटेड हैं। और कुछ इम्पॉर्टेंट हमको यहाँ पर याद भी रखने हैं, जिनमें है आर्टिकल 343। इसके अंतर्गत क्या है, संघ की राजभाषा क्या होगी, यानी पूरे जो केंद्र की राजभाषा है वो क्या होगी, उसके बारे में बताया गया है 343 आर्टिकल में। फिर है 345, और आर्टिकल 345 में यहाँ पर राज्य की राजभाषा में के बारे में बात किया गया। जैसे कि आप देखते हैं कि जो हमारे साउथ वाले स्टेट हैं, राज्य हैं, वहाँ पर कुछ अन्य भाषा बोली जाती है। नॉर्थ वाले जो हमारे स्टेट हैं वहाँ पर कुछ अलग भाषा बोली जाती है। और ओवरऑल जैसे आप देखते हैं इंग्लिश एक ओवरऑल लैंग्वेज है, यानी पूरे इंडिया में आप कहीं भी इंग्लिश बोल सकते हैं, दोनों ही लोग समझ जाएंगे। लेकिन जो हमारी साउथ की भाषा है वो नॉर्थ वाले लोग यानी कठिनता से समझ पाएंगे। इसलिए राज्य की जो राजभाषा है उसके बारे में जो उपबंध हैं आर्टिकल 345 में दिए गए हैं। फिर है आर्टिकल 348, और इसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की जो भाषा है वहाँ पर कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, इससे जुड़े हुए जो भी चीज़ें हैं वो आपकी दी हुई हैं आर्टिकल 348 में। फिर है आर्टिकल 351, और इसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, यानी हिंदी जो भाषा है उसके विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। और पूरा जो नॉर्थ इंडिया में आपको हिंदी भाषा देखने को मिल जाएगी। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी ही है। और इसमें अगर हम बात करें तो इसके बारे में जो अनुबंध यानी जो बातें हैं वो दी गई हैं आपकी 351 में 351 नंबर आर्टिकल में। तो ये आपको याद रखना है, कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं भाषा से रिलेटेड, और पार्ट आपको याद रखना है भाग 17 में इसकी बात की गई है। फिर देखिए कुछ हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है, शास्त्रीय भाषाओं की जब बात आए तो आपको याद रखना है कौन कौन सी हमारी क्लासिकल लैंग्वेज के अंतर्गत आती हैं। और इनमें है तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। तो मलयालम आपको बेसिकली जो केरल है और लक्षद्वीप है यहाँ पर ये भाषा बोली जाती है। उड़िया नाम से ही स्पष्ट है, ये आपकी उड़ीसा की एक क्लासिकल लैंग्वेज है। कन्नड़ आपको देखने को मिलेगी, तेलुगु जो हमारे साउथ वाले स्टेट हैं वहाँ पर बोली जाती है, और तमिल आपकी तमिलनाडु में। और संस्कृत जैसा कि आप देखते हैं, संस्कृत वैसे तो इस समय काफ़ी चलन क्योंकि काफ़ी टफ लैंग्वेज माना जाता है संस्कृत को, तो संस्कृत भी आपकी एक क्लासिकल लैंग्वेज की श्रेणी में आती है। तो ये जो 6 हैं ये हमारी क्या हैं, ये एक क्लासिकल लैंग्वेज है, शास्त्रीय भाषाएं। फिर है 8वीं अनुसूची में भाषाओं की बात की गई है। तो जो हमारे संविधान में 12 अनुसूची है, तो हमने पढ़ा था 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य संबंध के बारे में दिया हुआ है, लेकिन जो 8वीं अनुसूची है इसमें भाषाओं के बारे में बताया गया है कि हमारे संविधान में जो वर्तमान में भाषाएँ हैं वो कितनी हैं, वो हैं 22 भाषाओं। तो 22 भाषाओं का वर्णन हमारे संविधान में किया गया है 8वीं अनुसूची के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें तो मूल रूप से इतनी भाषाएं नहीं हुआ करती थी। मूल संविधान में केवल और केवल 14 भाषा थी, यानी जब संविधान बना था तब 14 भाषाएं थी, और बीच में इनको जोड़ा गया
विभिन्न संविधान संशोधन के माध्यम से, और इसमें है 21वां संविधान संशोधन 1967। इसके द्वारा सिंधी भाषा को यहाँ पर ऐड किया गया। फिर आता है 71 अमेंडमेंट 1992, यानी 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इनको भी यहाँ पर जोड़ा गया संविधान में, इन भाषाओं को भी। तो इनकी संख्या अब कितनी हो गई, 1 यहाँ पर जोड़ी गई, 3 यहाँ पर जोड़ी गई। फिर 92वें संविधान संशोधन 2003 में मैथिली, डोगरी, बोडो और संताली, यानी 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो 4 3 7 1 8, और 14 + 8 हमारी हो गई। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, जो कि 8वीं अनुसूची में इनका वर्णन हमको देखने को मिलता है। तो ये अलग अलग समय में जो विभिन्न अमेंडमेंट की सहायता से ही ये जो भाषाएं हैं ये यहाँ पर जोड़ी गई हैं। तो टोटल आपको याद रखना है 22 भाषाएं, मूल संविधान में 14 भाषाएं, और कब कौन सी जोड़ी गई किस संविधान संशोधन में, वो आपको याद रखना है। तो ये सभी हमारे भाषाओं से रिलेटेड जो हमारा पार्ट 17 था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। भाषाओं से संबंधित चीज़ें हैं इसमें दी गई हैं, कौन कौन सी भाषाएं हमारे संविधान में हैं, कौन कौन से जो आर्टिकल हैं वो आपके किस प्रकार से भाषा से रिलेटेड हैं। फिर हम आगे आते हैं, तो फिर आते हैं आपात उपबंध, यानी आपातकाल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर आप पढ़नी होती हैं। और आपातकाल की अगर हम बात करें तो इसकी जो बात है वो की गई है भाग 18 में। तो भाग जो 18 है ये आपका रिलेटेड है किससे, आपात उपबंध से, यानी आपातकाल से। और अलग अलग टाइप के आपके आपातकाल होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, और इनका वर्णन 352 से 360 तक देखने को मिलता है। तो जो आर्टिकल 352 है और आर्टिकल 360 तक ये सभी आपके रिलेटेड हैं आपातकाल से। तो सबसे पहले इसमें आता है राष्ट्रीय आपात, यानी कि नेशनल इमरजेंसी, और इसकी बात की गई है आर्टिकल 352। तो 3 प्रकार के आपके आपातकाल होते हैं, 3 टाइप के, जिसमें है एक आपका राष्ट्रीय आपात है, फिर आता है आपका राष्ट्रपति शासन, और एक होता है आपका वित्तीय आपात, यानी जब वित्तीय घाटा हो, अर्थव्यवस्था यहाँ पर नीचे जा चुकी हो, उसमें वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो राष्ट्रीय आपात का जो वर्णन है आर्टिकल 352 में, राष्ट्रपति शासन का 356 में, और वित्तीय आपात का यहाँ पर 360 में वर्णन किया गया है। 3 प्रकार के आपातकाल हैं। सबसे पहले आता है राष्ट्रीय आपातकाल, और राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है, तो कोई युद्ध हो रहा है, यानी एक देश से दूसरे देश के बीच में कोई युद्ध होता है, बाह्य आक्रमण होता है और सशस्त्र विद्रोह होता है, उसके समय राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया जाता है आर्टिकल 352 के तहत। और देखिए सशस्त्र विद्रोह, इसमें पहले हुआ करता था आंतरिक अशांति पहले इसमें हुआ करता था, लेकिन फिर 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसमें एक वर्ड जोड़ा गया सशस्त्र विद्रोह, यानी आंतरिक अशांति एक प्रकार से इसकी व्याख्या नहीं हो पा रही थी, इस वजह से फिर इसमें संशोधन किया गया और सशस्त्र विद्रोह यहाँ पर ऐड किया गया। अगर देश के अंदर ही शस्त्रों के साथ विद्रोह हो जाता है तब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, और युद्ध के समय, वायु आक्रमण के समय तो राष्ट्रीय आपातकाल होगा ही, नेशनल इमरजेंसी होगी ही। और पहली बार में लगाया जाता है 1 माह के लिए, और उसके बाद संसद का अनुमोदन मिलने के बाद इसे 6 माह किया जा सकता है, और फिर भी अगर चीज़ें कंट्रोल नहीं होती तो अनिश्चित काल के लिए राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है। देखते हैं कब कब इसका यूज़ किया गया। तो देखिए जो राष्ट्रीय आपात है ये 3 बार यहाँ पर लग चुका है, 3 बार लग चुका है राष्ट्रीय आपातकाल। आपको याद रखना है कब कब, 1962 से 1968 भारत चीन युद्ध के समय। तो जब भारत और चीन का युद्ध, जैसे कि हमको पता है 1962 में हुआ था, तब राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया गया था, क्योंकि उसके नियम ही है युद्ध, वायु आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के समय। फिर आता है 1971 से 1977 भारत पाक युद्ध के समय। तो 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर युद्ध देखने को मिला, और भारत और पाकिस्तान की युद्ध के बीच जब हमने जो पूर्वी, आप देखते हैं पश्चिम बंगाल के साइड में जो एरिया है, पूर्वी बंगाल पहले हुआ करता था, फिर 1971 में बांग्लादेश बनता है, और इसी को अलग कराया था, बांग्लादेश को एक अलग राज्य बनाया था भारत की सहायता से। यहाँ पर पाकिस्तान का ही वो हिस्सा हुआ करता था बांग्लादेश। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, तब भी राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया गया। फिर है 1975 से 1970 आंतरिक अशांति के आधार पर। तो तब देखिए
आंतरिक अशांति के आधार पर इसे जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तब आपातकाल लगाया गया था। और इस आपातकाल को माना जाता है कि ये पूरी तरीके से राजनीतिक था, क्योंकि यहाँ पर जो अब देखते हैं जो राष्ट्रपति होते हैं बेसिकली वो बहुमत वाली पार्टी के ही एक प्रकार से उन्हीं के द्वारा चुने जाते हैं, तो उन्हीं की जो बात है वो मानी जाती है। तो इंदिरा गांधी ने यहाँ पर राष्ट्रपति के पास जाकर उनको फोर्स किया था कि यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाए, और उसके तहत ही जब राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो क्या हो गया कि वहाँ पर जो भी नेता थे, विपक्ष के नेता थे, अपोजिशन के नेता थे, उनको जेल में बंद कर दिया गया। इस प्रकार से आपातकाल का मिसयूज़ यहाँ पर किया गया था 1975 में। और मौलिक अधिकार सभी क्योंकि निलंबित हो जाते हैं, जो भी आपको मौलिक अधिकार हम पढ़ चुके हैं पार्ट 3 में इनका वर्णन देखने को मिलता है। जितने भी मौलिक अधिकार होते हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से निलंबित हो जाते हैं। आपको स्वतंत्रता की आज़ादी है वो नहीं मिलेगी, आपको विधि के समान समता नहीं मिलेगी। केवल 2 आर्टिकल 20 और 21 क्योंकि हमारा जीवन जीने का अधिकार है और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान वो भी हमसे छीना नहीं जा सकता। तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान वो पूरी तरीके से निलंबित हो जाते हैं। तो 3 बार इनकी संख्या याद रखनी है। 3 टाइप के ही आपके आपातकाल होते हैं और 3 बार ही राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया गया है। और अगला है आपका राष्ट्रपति शासन। तो आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन की यहाँ पर बात की गई है। और राष्ट्रपति शासन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब भी किसी राज्य में जो संवैधानिक तंत्र है वो अगर फेल होता है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। जैसे कोई किसी प्रदेश की सरकार है, अगर सरकार वहाँ पर गिर जाती है या वहाँ पर कुछ भी आपको संवैधानिक तंत्र विफल होता दिखता है तो वहाँ पर भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है राज्यपाल की अनुशंसा पर। और पहली बार में ये 2 माह के लिए लगाया जाता है और फिर संसद अनुमोदन के बाद ये 6 माह इसका समय कर दिया जाता है। फिर आता है मैक्सिमम ये 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। यानी ऐसा नहीं कि आप किसी राज्य में बराबर राष्ट्रपति शासन लगाए हुए हैं 3 साल से ज़्यादा 5 वर्षों तक, तो ऐसा नहीं होगा। अधिकतम इसकी सीमा होती है 3 वर्ष। तो पहली बार में 2 माह, संसद अनुमोदन के बाद 6 माह और मैक्सिमम 3 वर्ष। और राष्ट्रपति शासन एक प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि जो अपोजिशन पार्टी होती है यानी जो केंद्र में सरकार है उसके अपोजिशन पार्टी है वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं इसको क्रिटिसाइज़ भी किया गया। यानी इसको मृत पत्र की जो संज्ञा है वो किसने दी थी? तो B.R. अम्बेडकर के द्वारा राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र कहा गया था। और जो प्रश्न से आगे क्वेश्चंस में भी हम पढ़ेंगे कि जो राष्ट्रपति शासन है उसको और भी लोगों ने क्या कहा है। फिर आता है अगला आपातकाल, वो है आर्टिकल 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल। और वित्तीय आपातकाल में क्या होता है कि जब भी अर्थव्यवस्था नीचे जा रही यानी संकट यहाँ पर आता है देश में वित्तीय संकट, तब वित्तीय आपातकाल को लगाया जाता है। और पहली बार में इसे 2 माह के लिए लगाया जा सकता है और मैक्सिमम अनिश्चित काल तक इसे लगाया जा सकता है। लेकिन हमारे देश में जो वित्तीय आपातकाल है ये 1 बार भी नहीं लगा, यानी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है तो 1 बार भी नहीं लगाया गया है वित्तीय आपातकाल को। तो ये बात आपको याद रखनी है। इससे रिलेटेड जो वित्तीय आपातकाल है आर्टिकल 360 के अंतर्गत लगाया जाता है, पहली बार में 2 माह के लिए, और जो मैक्सिमम इसकी लिमिट होती है ये अनिश्चित काल के लिए इसे लगाया जा सकता है। अब देखते हैं हम आगे फिर आते हैं अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र। तो अभी हमने पढ़ा पार्ट 17 हमारा कंप्लीट हो गया, फिर आता है पार्ट 18 कंप्लीट हो गया और पार्ट 10 यहाँ पर बचा हुआ था। तो उसमें ही यहाँ पर दी गई हैं चीज़ें आपकी अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र में SC और ST के कुछ जो एरियाज़ हैं उनके बारे में बताया गया है आर्टिकल 244 में। तो आर्टिकल जो 244 है भाग 10 का पार्ट 10 का, वहाँ पर बताया गया है SC और ST के बारे में, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के बारे में। तो देखिए 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची दोनों ही आपकी रिलेटेड है किससे? ये आपकी SC ST के विभिन्न क्षेत्रों से रिलेटेड है, जो कि हमारी 12 अनुसूचियाँ हैं तो उनमें अलग अलग सभी रिलेटेड हैं अलग अलग चीज़ों से। तो 5वीं अनुसूची में बात किया गया है राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। अब इसका क्या मतलब है? तो देखिए कुछ जो राज्य हैं, अगर हम असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़ दें, जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है,
इसके अलावा कर्नाटक है, तमिलनाडु है। तो ये जो राज्य हैं यहाँ पर जो अनुसूचित क्षेत्र होंगे, अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र होंगे, जो भी ट्राइब यहाँ पर रहती होंगी, उनके प्रशासन और नियंत्रण, उनके एक अलग अधिकारों के बारे में जो बात है वो आपकी की गई है 5वीं अनुसूची में। और साथ ही साथ भाग 10 के अनुच्छेद 244 में अब कोई ट्राइबल एरिया है, वहाँ पर जो लैंड है वो दूसरे लोग नहीं खरीद सकते। इस तरह की कुछ जो संरक्षण है वो उनको प्राप्त हैं अन्य जो राज्य हैं उनके ट्राइबल, यानी जो ट्राइब वहाँ पर रहती हैं उनको। फिर आती है 6वीं अनुसूची, और इसमें 4 विशेष राज्यों को ये विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसे असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, कि जनजातीय क्षेत्रों के बारे में पृथक व्यवस्था, यानी यहाँ पर जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, इनको एक पृथक व्यवस्था दी गई है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम यहाँ पर, यानी इनको कुछ संरक्षण प्राप्त है, इनके विशेष वेलफेयर के लिए सारे कार्य अलग से किए जाते हैं। और अभी जो आप रिसेंटली एक विवाद भी देख रहे थे, जो जम्मू लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, वो बेसिकली इसीलिए हो रहे थे कि हमको 6वीं अनुसूची में जगह दी जाए, यानी लद्दाख को भी इसमें शामिल किया जाए, जिससे वहाँ के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं या जो भी ट्राइबल पॉपुलेशन है उसको विशेष लाभ मिल सके, उसका डेवलपमेंट हो सके। क्योंकि जो भी असम है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पर जो आउटसाइडर हैं या कोई कंपनी है वो यहाँ पर जो लैंड है वो परचेज नहीं कर सकते। ये उनके लिए संरक्षित है, जो भी वहाँ पर ट्राइबल एरियाज़ हैं वही केवल वहाँ पर रहेंगे और अच्छी तरीके से उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। और इसीलिए 6वीं अनुसूची में उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो भी ट्राइब्स हैं उनको। तो ये एक विशेष बात है, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र का जो वर्णन है वो हमारे संविधान में यहाँ पर देखने को मिलता है, भाग 10 के अनुच्छेद 244 के अंतर्गत। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि जो थ्योरी है हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। 3 टॉपिक थे, तीनों टॉपिक हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। अब बस इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हमको यहाँ पर करने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई है। देखिए 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है, लेकिन कौन सी जो भाषाएँ पहले से ही थी और किसको अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है, संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो देखिए जो संस्कृत है ये हमारी एक क्लासिकल लैंग्वेज है, तेलुगु एक क्लासिकल लैंग्वेज है, पंजाबी भी एक लैंग्वेज पहले से ही थी, और यहाँ पर ऐड किया गया है कोंकणी को। तो कोंकणी को यहाँ पर ऐड किया गया है 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। कोंकणी के साथ साथ जो अन्य भाषाएँ हैं उनको भी यहाँ पर ऐड किया गया है। तो संशोधन के द्वारा इस भाषा को जोड़ा गया है, बाकी जो 3 है ये आपकी पहले से ही भाषाएँ थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था। तो ये आर्टिकल है जो हमने आपको बताया था, 343 से 351 तक सभी आर्टिकल भाषा से रिलेटेड हैं, और 344 में बात की गई है प्रथम राजकीय भाषा आयोग। तो जो एक लैंग्वेज कमेटी है या हम ये कह लें भाषा आयोग है, उसका गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो ये थे पर्सन बीजी खेर। तो बीजी खेर की अध्यक्षता में यहाँ पर 1955 में इस आयोग का गठन किया गया था, अनुच्छेद 344 के अंतर्गत, जो कि प्रथम राजकीय भाषा आयोग था। तो बीजी खेर की अध्यक्षता में 1955। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है। अब देखिए आपातकाल जैसे चल रहा है, मान लीजिए कोई एक राज्य है, हमने ले लिया एमपी राज्य है। अब एमपी राज्य में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है पूरे देश में, और यहाँ पर इसके चुनाव होने हैं, यानी इसका जो टेन्योर है एमपी सरकार का वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका। तो फिर जो राज्य विधानसभा है इसकी अवधि, जैसे इसकी 5 वर्ष अवधि पूरी हो रही है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल है तो इलेक्शन नहीं हो सकते, तो इसकी जो अवधि है वो किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है, राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राज्यपाल द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा। तो सही आंसर होगा संसद द्वारा, यानी जो पार्लियामेंट होगी वो इसकी अवधि को बढ़ा सकती है। और यहाँ पर जो 5 वर्ष का जो टेन्योर है वो ख़त्म होने वाला था, तो इसको 6 वर्ष या 7 वर्ष किया जा सकता है, कि जब तक राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, इलेक्शन नहीं हो रहे, तो वही जो सरकार पहले थी वही यहाँ पर बनी रहेगी। तो संसद द्वारा इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। तो पीछे हमने आपको बताया कि जो राष्ट्रपति शासन है इसको मृत पत्र की संज्ञा डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा दी गई थी, और इसे राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार को यहाँ पर संविधान के साथ धोखा किसने बताया था। तो ये पर्सन थे KM नाम्बियार। तो KM नाम्बियार के द्वारा बताया गया था कि जो राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार है, राष्ट्रपति शासन है, ये संविधान के साथ एक धोखा है, यानी यहाँ पर ये मैनिपुलेटेड भी हो सकता है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6वीं सूची में जनजातीय क्षेत्रों के बारे में उपबंध दिए गए हैं, निम्न राज्यों में से कौन सा इस अनुसूची के अधीन नहीं आता है। तो आपसे बताया गया है जो 6वीं अनुसूची में जो राज्य हैं वो कौन कौन से दिए गए हैं। और 5वीं अनुसूची में जैसा कि आपको पता है अन्य राज्यों के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनके विषय में प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। और 6वीं अनुसूची में आपके शामिल हैं असम, मेघालय और त्रिपुरा और इसके साथ मिजोरम। तो आपको ध्यान रखना है मणिपुर इस श्रेणी में नहीं आता, यानी 6वीं अनुसूची में केवल और केवल आपके यही 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। बाकी जो मणिपुर है वो इसके अधीन नहीं है। यहीं पर ये जो 4 राज्य हैं इन्हीं को स्पेशल जो प्रावधान है वो दिए गए हैं। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए। थ्योरी प्लस क्वेश्चन इस प्रकार से हमारे कंप्लीट होते हैं। और ये जो डे 8 है ये हमारा कंप्लीट होता है। 2 डेज़ यहाँ पर बचे हुए हैं। डे 9 में हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक के बारे में और डे 10 में अपने लास्ट टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे पॉलिटी के दिन। फिर हम जो अगला सेगमेंट है वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए